तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल। ठीक है। इसमें सबसे पहली बात रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल होती क्या है। तो सबसे पहले हम जाते हैं क्लाइंट और सर्वर का कम्युनिकेशन देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है, जैसे तुम्हें पता है। इन दोनों में कम्युनिकेशन जब भी होता है किसी भी चीज़ को लेकर, तो सबसे पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है और सर्वर रिस्पॉन्स करता है। ठीक है। और ये चीज़ इस्टेब्लिश कैसे होती है, जब भी तुम्हारे पास मान लो कोई भी बड़ी सी एप्लीकेशन है, तुम्हारा कुछ भी प्रोडक्ट है मान लो। ठीक है। तुमने कहीं इसको किसी भी सर्वर पे होस्ट कर रखा है रिमोटली। उसके बाद तो इसको स्केलेबल बनाने के लिए और इसको मिलियंस ऑफ यूजर्स तक पहुंचाने के लिए एक स्पेसिफिक आर्किटेक्चर होता है। ठीक है। जो हमने हाई लेवल अंडरस्टैंडिंग वाली क्लास में पढ़ा था पहले। ठीक है। तो उसमें हमने बेसिकली देखा था कि एक क्लाइंट से सर्वर तक रिक्वेस्ट पहुंचती कैसे। उसमें बीच में काफ़ी सारी लेयर्स थे, जैसे कि सबसे पहले डीएनएस पे होके जा डीएनएस पे रिक्वेस्ट जाती थी, फिर लोड बैलेंसर पर जाती थी, फिर फायरवॉल पर जाती थी, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल पे। उसके बाद लोड बैलेंसिंग होती थी, कहीं पे हमारा हो सकता है रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ हो रहा हो। और ऐसे करते 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 फाइनली एपीआई गेटवे तक रिक्वेस्ट पहुंचती थी। और एपीआई गेटवे पे जाकर फाइनली सर्वर तक वो रिक्वेस्ट एंटर करती थी, सर्वर में वो रिक्वेस्ट एंटर करती थी। ठीक है। तो चलो ये चीज़ तो हो गई, एक्सटर्नल फ्लो हो गया। ठीक है। रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल का ये एक्सटर्नल फ्लो हो गया। ठीक है। लेकिन अब तक हमने ये बात नहीं करी कि सर्वर के अंदर जब वो रिक्वेस्ट पहुंच जाती है तो तब क्या होता है। ठीक है। तो उसी को हम आज पढ़ेंगे, रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल का इंटरनल्स की एक्चुअली में ये सब चीज़ें काम कैसे करती हैं। ठीक है। तो इसमें आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे थ्री लेयर आर्किटेक्चर। ठीक है। इसमें ये चीज़ है क्या, जैसे जैसे कि हम कोई भी बैकएंड एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हमारे यूज़ केसेस के हिसाब से, ठीक है, हमारे आर्किटेक्चर हो सकता है बदलता रहे। लेकिन अगर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करें, ठीक है, जिसमें हमारी सारी चीज़ें कवर्ड हो, मतलब हम ये इंश्योर कर सके कि हमारा जो हम सिस्टम बना रहे हैं वो स्केलेबल है, रिलायबल है, ठीक है, इजी टू टेस्ट एंड डीबग है, मेंटेनेबल है। तो उसमें और तो उसमें हम थ्री लेयर आर्किटेक्चर यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला है हैंडलर, सर्विस और रिपोजिटरी। ठीक है। ये तीन लेयर्स हैं। हैंडलर लेयर, या फिर इसको हैंडलर को तुम कंट्रोलर लेयर भी बोल सकते हैं। ठीक है। सर्विस लेयर और रिपोजिटरी लेयर। ठीक है। तो इन सब के बारे में हमने वैलिडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन वाली क्लास में पढ़ा था कि इन सब के यूज़ केसेस क्या हैं, अंदर चीज़ें काम कैसे करती हैं, किसके क्या रोल है। ठीक है। तो आज हम एक एक करके दोबारा से वो चीज़ें रिविज़िट करेंगे, लेकिन हम आज समझते हैं कि सबसे पहले रिक्वेस्ट जब किसी सर्वर की तक पहुंचती है तो होता क्या है। ठीक है। तो उसके लिए चलो, तो सबसे पहले मान लो कोई भी एक रिक्वेस्ट है। ठीक है। कोई भी एक रिक्वेस्ट है, मान लो कोई भी एक रिक्वेस्ट है। ठीक है। तो वो रिक्वेस्ट, सबसे पहली बात ये मान लो एक सर्वर है। ठीक है। एक सर्वर है, कोई भी, ये सर्वर है जो किसी भी रिमोट लोकेशन पे डिप्लॉयड है। ठीक है। चलो, और कोई ये यूज़र्स के रिक्वेस्ट को लिसन कर रहा है। ठीक है। चलो, इतना समझ गए। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट इसके पास आएगी, तो सबसे पहले वो आएगी कैसे, सबसे पहले ये रिक्वेस्ट कहीं भी किसी क्लाइंट पे जाएगी, किसी भी क्लाइंट से इनिशिएट होगी। तो वो क्लाइंट से रिक्वेस्ट सबसे पहले कहाँ जाती है, डीएनएस पे जाती है। डीएनएस पे जाके वो क्या करती है, डीएनएस पे जाके वो इस सर्वर का डोमेन नेम के हिसाब से इसका एड्रेस निकालती है डीएनएस रिकॉर्ड से, है ना। और डीएनएस रिकॉर्ड से फिर वो देखती है कि भाई किस राउट पे सर्विस होस्ट होगी, तो वहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है स्टोर। ठीक है। तो मान लो ये जो सर्वर है इसका एड्रेस ये है। ठीक है। इसका एड्रेस ये है। ठीक है। चलो, जब ये डीएनएस रिकॉर्ड में गया तो डीएनएस रिकॉर्ड में जाएगा और बोलेगा कि भाई जो आप रिसोर्स एक्सेस करना चाहते हो, ठीक है, वो इस वाले एड्रेस पे, इस वाले पोर्ट मतलब इस वाले एड्रेस पे पोर्ट 3000 पे होस्टेड है। ठीक है। पोर्ट 3000 पे वो लिसन कर रहा है। ठीक है। ठीक है। तो सबसे पहले मान लो एक ये सर्वर है, चलो ठीक है। तो सब इसका एड्रेस निकल गया, तो जब ये फिर फाइनली सबसे पहले क्या करेगा, ये
फाइनली उसके बाद जैसे ही इसको एड्रेस मिल गया, एड्रेस और पोर्ट मिल गया कि कहाँ वो होस्टेड है और मेरे को कहाँ रिक्वेस्ट भेजनी है, तो सबसे पहले ना ये इस मशीन का मतलब इस सर्वर का एड्रेस ढूंढेगा। ठीक है, ये रहा एड्रेस, इस सर्वर का एड्रेस ढूंढेगा। ठीक है, चलो इंटरनेट पे एड्रेस ढूंढ लिया। तो फाइनली जैसे ये इस सर्वर का इसने एड्रेस ढूंढ लिया, तो इसके बाद ये जाएगा और ये जाकर बोलेगा कि भाई मैं अब यहाँ पहुँच गया हूँ। तो मैं जैसे ही ये रिक्वेस्ट इस सर्वर के अंदर एंटर करेगी तो सबसे पहले ये किससे टकराएगा, सबसे पहले इससे ये ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, मान लो एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे बोल दिया कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उबंटू बेस्ड या लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है चलो, हाँ तो उबंटू बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद हर कंप्यूटर्स में ना कुछ पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स बेसिकली क्या होते हैं, पोर्ट्स बेसिकली एक ऐसे मान लो ऐसे गेटवेज होते हैं, ठीक है, कंप्यूटर में, जो हम किसी भी रनिंग प्रोसेस के लिए एक्सटर्नल सोर्स से रिक्वेस्ट लिसन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लो तुम्हारे पास कोई भी, तुमने एक ऐप बनाया, ठीक है, और तुम्हारे पास एक मशीन है, तो तुम चाहते हो कि मैं ये वाला ऐप जो है मैंने बनाया है, ये ऐप ना मैं इस मशीन पे जाके होस्ट कर दूं। ठीक है, ये ऐप मैं इस मशीन पे जाके होस्ट कर दूं। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को ना किसी दूसरे, मतलब मेरे को ना ये जो भी मैंने एप्लीकेशन बनाई है वो मेरे को इंटरनेट के थ्रू हज़ारों यूज़र्स तक एक्सेस उनको देना है। ठीक है, चलो, तो अब इसका क्या तरीका है, इसका ये तरीका है कि भाई तुम सबसे पहले इसको यहाँ पे रनिंग स्टेट में छोड़ दो। ठीक है, और इसको चालू कर दो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ना तुम इस ऑपरेटिंग सिस्टम में से, इस मशीन में से एक पोर्ट जो है इसको अलॉट कर दो। ठीक है, एक पोर्ट जो है वो इस रनिंग प्रोसेस को अलॉट कर दो। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि कोई भी जब रिक्वेस्ट आएगी तो वो रिक्वेस्ट इस पोर्ट के ज़रिए इस एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर सकती है। ठीक है, क्या कर सकती है, कोई भी रिक्वेस्ट आएगी तो वो इस पोर्ट के ज़रिए इस एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर सकती है। समझ गए पोर्ट होता क्या है और इसका बेसिकली यूज़ क्या है। ठीक है, चलो, तो जैसे ही ये रिक्वेस्ट इस पोर्ट तक जैसे ही ये पोर्ट तक आएगी और ये एप्लीकेशन के पे जाएगी। एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली ये एप्लीकेशन हमारा बैकएंड है, मान लो, है ना, बैकएंड है। ठीक है, अब ये बैकएंड है तो इसके अंदर काफ़ी सारे प्रोसेसेस और लेयर्स होंगे। ठीक है, काफ़ी सारे लेयर्स होंगे, और लेयर्स बेसिकली क्या क्या होंगे, ठीक है, क्या क्या होंगे, 3 लेयर्स मैंने बताया, कंट्रोलर या कंट्रोलर स्लैश हैंडलर लेयर, सर्विस लेयर और रिपॉजिटरी लेयर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बाद जैसे ही ये रिक्वेस्ट ना इस पे बैकएंड पे आ जाएगी तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा आगे। तो ये भेजेगा, सबसे पहली लेयर किस पे जाती है बताओ। पिछली क्लास में मैंने बताया था सबसे पहली लेयर होती है कंट्रोलर या हैंडलर लेयर, और रिक्वेस्ट सबसे पहले उसी लेयर पे जाती है। ठीक है, ठीक है, हैंडलर लेयर पे गई। ठीक है, देखो, और हैंडलर लेयर बेसिकली होता क्या है, तो जैसे कि मैंने बताया था पिछली क्लासेस में, राउटिंग, जब हम राउटिंग पढ़ रहे थे तो राउटिंग में हमने क्या पढ़ा था, राउटिंग में हमने पढ़ा था कि कोई भी यूज़र किसी भी HTTP मेथड के ज़रिए, किसी भी HTTP मेथड के ज़रिए किसी भी राउट पे, मतलब किसी भी राउट पे वो रिक्वेस्ट भेजना चाहेगा। ठीक है, तो और यहाँ पे गेट मेथड क्या है, गेट एक ऐसा मेथड है जो हमारा इंटेंट शो कर रहा है, मतलब हम क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। ठीक है, और ये स्लैश स्टूडेंट्स है, ये क्या है, बेसिकली ये एक तरह का राउट है, और ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हम ये जो एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं वो किस लोकेशन पर एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें राउटिंग वाली क्लास याद हो तो ये अलग अलग तरह के यहाँ पे राउट्स दे रखे हैं। तो सबसे पहला ये राउट है कि गेट मेथड के साथ हम स्लैश स्टूडेंट्स राउट है। ठीक है, तो ये एक तरह का, अगर तुम मानोगे तो ये एक तरह का कंट्रोलर लेयर का पार्ट है। ठीक है, मतलब हमने जो कंट्रोलर लेयर है, ठीक है,
जो भी कंट्रोलर लेयर है, सबसे पहली बात वो हमने एक बड़ा सा कंट्रोलर लेयर है, ठीक है। उस लेयर के अंदर हमने काफ़ी सारे पार्ट्स डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। और उसमें मान लो सबसे पहला पार्ट क्या है, तो सबसे पहला पार्ट ये है, ठीक है। सबसे पहला पार्ट ये है, समझ गए। सबसे पहला पार्ट ये है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने बेसिकली HTTP मेथड के HTTP प्रोटोकॉल के थ्रू गेट रिक्वेस्ट हम लिसन कर रहे हैं स्लैश स्टूडेंट्स वाले राउट पर, ठीक है। और इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम एक तरह का हैंडलर बोल देंगे, ठीक है। और फिर इस हैंडलर के अंदर हम क्या डिफ़ाइन करते हैं बेसिकली, इस हैंडलर के अंदर हम बेसिकली लॉजिक डिफ़ाइन करते हैं। किस तरह का लॉजिक, जैसे कि मैंने बताया था कि हम कंट्रोलर लेयर पे क्या क्या करते हैं, हम इस कंट्रोलर लेयर पे बेसिकली वैलिडेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, टाइप चेकिंग, ये सब करते हैं, ठीक है। वो सब आगे देखेंगे, तो इतना तुम तक समझ गए होगे, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के राउट्स हैं। तो किस तरह के राउट्स हैं अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले ये स्टैटिक राउट है, गेट स्लैश स्टूडेंट्स। फिर गेट मेथड के साथ ये स्लैश स्टूडेंट स्लैश आईडी, ये एक तरह का डायनेमिक राउट है ना, याद है। पाथ पैरामीटर हमने डॉट आई सॉरी कॉलन आईडी यूज़ करा है, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली कुछ भी नया डिजिट, नया आईडी डाल सकते हैं और उसके हिसाब से हम कुछ भी रिसोर्स एक्सेस कर सकते हैं सर्वर से, ठीक है। तो इस यहाँ पे अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे हम कोई किसी भी स्टूडेंट का डाटा एक्सेस कर रहे हैं किसी उसकी स्पेसिफिक आईडी की मदद से, ठीक है। और पोस्ट स्लैश स्टूडेंट, इसकी मदद से हम कोई भी नया स्टूडेंट की एंट्री बना सकते हैं इसकी। और डिलीट स्लैश स्टूडेंट्स की मदद से हम कोई भी स्टूडेंट की एंट्री डिलीट कर सकते हैं। तो ठीक है, चलो हमने समझ आया कि सबसे पहले जैसी रिक्वेस्ट आई ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो पोर्ट के थ्रू होके कंट्रोलर या हैंडलर लेयर पे चली गई। तो इसके बाद ये कंट्रोलर और हैंडलर लेयर पे सबसे पहली बात आता क्या है, ठीक है, ये काम कैसे करता है। तो अगर हम यहाँ पे समझे तो हैंडलर या कंट्रोलर लेयर पे ना बेसिकली दो चीज़ें आती हैं। और वो दो चीज़ें क्या होती है, वो दो चीज़ें होती है, सबसे पहले रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब तुम सोचोगे एक तरह एक बार को कि ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट होता क्या। ये तुम इस एक तरह से ऐसे मान सकते हो, ऑब्जेक्ट मतलब मान लो कि कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी, कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी, कोई भी किसी चीज़ का इंस्टेंस, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल, ठीक है। इंस्टेंस का अगर तुम मतलब समझना चाहो, किसी चीज़ का मान लो किसी किसी भी रियल लाइफ चीज़ का एग्जाम्पल, जैसे इंसान है, इंसान का एक एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इंसान का एक एग्जाम्पल मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन मान लो, ठीक है, जिसका नाम कुछ XYZ है मान लो, ठीक है। कोई किसी भी इंसान का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, किसी भी इंसान का एग्जाम्पल मान लो मैं हूँ ऋषभ, ठीक है। तो मैं एक इंस्टेंस हूँ इंसान का, समझ रहे हो। तो उसी तरह से मैं फिर मैं क्या हो गया, मैं इंसान मान लो एक तरह से एक क्लास है, ठीक है, ठीक है। और इंस्टेंस, मैं उसका इंस्टेंस हूँ, मतलब मैं एक तरह का ऑब्जेक्ट हूँ, मैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ होल्ड करता हूँ जो भी एक इंसान में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे वो क्लास और ऑब्जेक्ट वाली चीज़ थी, लेकिन अगर तुम यहाँ पे समझना चाहो तो यहाँ भी सिमिलर ही है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए अगर तुम लेमन लैंग्वेज में, अगर तुम्हें इतना नहीं पता, तो लेमन लैंग्वेज में अगर समझाओ तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एक तरह का मान लो बॉक्स है जिसमें हम सारी डिटेल्स इसकी स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। कि रिक्वेस्ट में क्या क्या चीज़ें हमारे पास आई, रिक्वेस्ट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें आ सकती है हमारे पास। सबसे पहले हेडर्स आ सकता है, और बॉडी आ सकती है, ठीक है। और बाकी और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। फ्रेम्स हो सकते हैं, आईपी पैकेट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स में बेसिकली हमें क्या क्या भेजना है यूज़र को वापस, तो रिस्पॉन्स में बेसिकली वो सारी चीज़ें आ सकती हैं। चलो ठीक है, ये हम इतना समझ गए कि हैंडलर या कंट्रोलर लेयर पे क्या क्या चीज़ें आती हैं। हैंडलर और कंट्रोलर लेयर पे सबसे पहली बात दो चीज़ें आती है, एक रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट और रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। चलो चलो इतना समझ गया। तो इसके बाद रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम देखेंगे। तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में अगर हम जाके देखें तो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आती है, देखो देखो।
रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में ये सारी इन्फॉर्मेशन आएगी कि भाई इस वाले मेथड के ज़रिए इस वाले राउट पे हमने रिक्वेस्ट भेजना चाहा। तो यहाँ पे देखो, तो अगर हम अलग अलग मेथड्स के हिसाब से देखें तो हम रिक्वेस्ट में क्या क्या चीज़ें भेज सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम गेट मेथड की मदद से भेजें तो ऑब्वियसली गेट मेथड में अगर तुम्हें याद हो तो गेट मेथड में हम कभी भी बॉडी नहीं भेजते, है ना। सिमेंटिकली और मतलब जैसे स्टैंडर्डाइज वे में अगर हम बात करें तो कभी भी हम गेट मेथड के अंदर कोई भी बॉडी नहीं भेजते, ठीक है। तो इसमें हम क्या भेज सकते हैं, लेकिन अगर हमें कोई सर्वर पे डाटा भेजना हो, क्वेरी भेजनी हो, तो हम उसको आपने समझा था एक राउटिंग वाली क्लास में, हम इसमें बेसिकली क्वेरी पैरामीटर्स या फिर पाथ पैरामीटर्स यूज़ करके भेज सकते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, और पोस्ट में क्या भेज सकते हैं, पोस्ट में तो हम बेसिकली रिक्वेस्ट बॉडी भेज सकते हैं, ठीक है। पुट में भी रिक्वेस्ट बॉडी भेज सकते हैं। चलो, इतना समझ गए। तो अब जैसे ही हमारे पास ये रिक्वेस्ट के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है, तो अब रिक्वेस्ट या फिर सॉरी हैंडलर या फिर कंट्रोलर लेयर का काम क्या होता है। हमारे पास ये सारी रिक्वेस्ट के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, इसके बाद हम एक्सट्रैक्ट करेंगे और डीसीरियलाइज करेंगे टू नेटिव फॉर्मेट। अब इसका मतलब क्या है, अब अगर हम देखें तो जब भी रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर तक जाती है तो बेसिकली किस फॉर्मेट में जाती है, वो बेसिकली ना जेसन फॉर्मेट में जाती है, ठीक है। जेसन क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जैसे कि मैंने बताया था सीरियलाइजेशन डीसीरियलाइजेशन वाली क्लास में, कि जब भी हम रिक्वेस्ट एक क्लाइंट से सर्वर तक भेजते हैं या सर्वर से क्लाइंट तक रिस्पॉन्स भेजते हैं तो हम स्टैंडर्डाइज वे या स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज का मदद लेते हैं, ठीक है। जो लैंग्वेज एग्नोस्टिक हो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारा जो सिस्टम है वो किस लैंग्वेज में लिखा हो, वो सिस्टम ये जो कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, जो ये जीसोन कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है, वो उसको आसानी से समझ सके, ठीक है। चलो, तो जीसोन में हम कर सकते हैं, सॉरी रिक्वेस्ट जो भी आएगी जेसन में आएगी, ठीक है। तो सर्वर पे जैसे ये जेसन में आई तो सबसे अब हम जे हर जैसे अब हर ना उसका क्या बोलते हैं, अब तुम ये समझो यहाँ पे कि कोई भी सर्वर ना जेसन को समझ तो सकता है, मतलब इस समझने का मतलब क्या है, मतलब रीड कर सकता है, ठीक है, पार्स कर सकता है, ठीक है, उसको एक लेवल तक समझ सकता है। लेकिन इस जेसॉन डाटा स्ट्रक्चर के साथ ही उसको वो प्रोसेस नहीं कर सकता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हर बैकएंड सिस्टम के पास कंपैटिबिलिटी नहीं होती कि वो जेसॉन ऑब्जेक्ट या फिर जेसॉन में जो डाटा आया है उसको एज इट इज़ उसको प्रोसेस कर दे, ठीक है। जैसे हम जावास्क्रिप्ट में अगर बात करें तो जावास्क्रिप्ट में तो चलो ये क्योंकि जेसन से तुम समझ सकते हो कि जावास्क्रिप्ट से ही इंस्पायर्ड कम्युनिकेशन चैनल है, ठीक है, मतलब उसी से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो वहाँ पे तो चलो फर्स्ट क्लास सपोर्ट यहाँ पे उस जेसन का मिल जाता है वहाँ पे। तो लेकिन दूसरी लैंग्वेजेस होती हैं जैसे कि गोलैंग हो गई, गो हो गई, पाइथन हो गई, ठीक है, रस्ट हो गया, जावा हो गई, ठीक है। हो सकता है इन सब में इनका सपोर्ट जेसन का सपोर्ट ना हो, तो भाई अब हमारे पास डाटा तो आ गया, हमें अब हमें इसको क्या बोलते हैं, इसको प्रोसेस करना है। और अगर हम इसको प्रोसेस ही नहीं कर सकते तो इस डाटा का फ़ायदा क्या, ठीक है। तो फिर ये जेसन डाटा जो भी है, ये जेसन में जो भी हमारा डाटा है इस जाएगा और हम इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और डीसीरियलाइज करेंगे, ठीक है। हमने पढ़ा था कि सबसे पहले कोई भी डाटा आएगा तो हम उसको एक फॉर्मेट से हो सकता है दूसरे फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करें, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हम एक जेसॉन से हो सकता है कि अगर हम गोलैंग यूज़ कर रहे हैं तो हम स्ट्रक्ट ऑब्जेक्ट में बदल लें इसको, ठीक है। स्ट्रक्ट एक तरह का डाटा स्ट्रक्चर है जो गोलैंग में यूज़ होता है, ठीक है। अगर हम पाइथन की बात करें तो पाइथन में डिक्शनरी होती है, तो हमें इसको बेसिकली डिक्शनरी में बदलना पड़ेगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ताकि हम इसको इस जो भी हमारे पास डाटा आया है वो उसको हम प्रोसेस कर सकें।
और इस प्रोसेस को बोलते हैं, किस प्रोसेस को? एक्सट्रैक्शन एंड डीसरिलाइजेशन टू नेटिव फॉर्मेट। ठीक है, नेटिव फॉर्मेट का मतलब उस फॉर्मेट में जो फॉर्मेट हमारा करंट सिस्टम में जो लैंग्वेज लिखी गई है वो उसके बेसिक डाटा स्ट्रक्चर्स में बदलें। ठीक है, तो एक्सट्रैक्ट एंड डीसरियलाइजेस टू नेटिव फॉर्मेट, इस इस प्रोसेस को हम बाइंडिंग भी बोलते हैं, समझ गए? इस प्रोसेस को हम बाइंडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, चलो इतना समझ गए। तो अब जैसे ही हम इसको, इस जेसन डाटा को स्ट्रक्ट में या फिर डिक्शनरी में हमने चेंज कर लिया, अब हमारे पास क्या आएगा? चलो अब हम डाटा को ना प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम डाटा को प्रोसेस कर सकते हैं। तो अब हम वैलिडेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, है ना? क्योंकि ये वो मैंने बताया था पिछली क्लासेस में कि वैलिडेशन ट्रांसफॉर्मेशन ये हैंडलर और कंट्रोलर लेयर की ही जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो और वैलिडेशन में होता क्या है? वैलिडेशन में अगर मैं बताऊं दोबारा से, तो हम काफ़ी सारी चीज़ें वैलिडेट करते हैं सिंटैक्टिकली। ठीक है, सिंटैक्टिकल, सिमेंटिकल एंड टाइप। अगर मैं इसका एक मतलब दोबारा से बताऊं तो सबसे पहले बस सिंटैक्स मतलब कोई भी डाटा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ तो तुम्हारा जब भी कोई तुम मान लो तुम फॉर्म बना रहे हो, ठीक है, तो उस फॉर्म में या फिर लॉगिन पेज है उसमें तुम सबसे पहले आईडी पासवर्ड लेते हो। आईडी बेसिकली उसका फॉर्मेट क्या होता है? @gmail.com मान लो। ठीक है, तो अब मान लो कोई यूज़र आया और उसने कुछ और डाल दिया, उसने सिर्फ ईमेल की जगह अपना नाम डाल दिया, नंबर डाल दिया। ठीक है, तो वो फॉर्मेट तो गलत है ना भाई। तो उसको हम चेक करेंगे, और हम क्या चेक करेंगे कि भाई ये जो भी ईमेल डाल रहा है वो क्या @gmail.com से ख़त्म हो रहा है। अगर हाँ तो ठीक है, यू आर गुड टू गो। अगर नहीं तो फिर आपने जो इनपुट दिया है वो गलत है। ठीक है, चलो एक चीज़ हो गई। और दूसरा सिमेंटिकल। ठीक है, सिमेंटिकल क्या होता है? अगर मैं इसका समझाऊँ तो सबसे पहले मान लो तुमने डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हो किसी से। ठीक है, किसी यूज़र से उसकी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे हो। अब क्या ये चीज़ सेंस बनाएगी कि वो बोल रहा है कि भाई मैं तो अभी जनवरी मतलब 1 जनवरी 2026 में अभी मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब मैं तो अभी भाई 2026 1 जनवरी को मैं पैदा होऊंगा। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? ये चीज़ तो पॉसिबल है ही नहीं। ये चीज़ सेंस बनाती नहीं है। क्योंकि आज क्या हो रही है? आज तो 27 जुलाई 2025 हो रहा है। कोई 6 महीने बाद, 5 6 महीने 4 5 महीने बाद पैदा होगा। ये चीज़ तो सेंस बनाती नहीं है। ठीक है, तो ऐसे चेकिंग को हम सिमेंटिक बोलते हैं। ठीक है, सिमेंटिकल चेकिंग या सिमेंटिक वैलिडेशन। ठीक है, और दूसरा टाइप चेकिंग। टाइप बेसिकली हम देखते हैं कि भाई हमने अगर कोई किसी भी यूज़र से मान लो स्ट्रिंग मांगा है, अगर मैंने उससे नाम मांगा है उसका, लेकिन वो मेरे को एक नंबर दे दे, क्या ये चीज़ सेंस बनाती है? नहीं बनाती। ठीक है, इसीलिए इसीलिए हम ये सारी वैलिडेशन करते हैं। ठीक है, तो समझ गए। तो यहाँ पे फिर जैसे हमने जेसॉन से नेटिव फॉर्मेट में ये सारा डाटा कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हमने क्या करा? इसको वैलिडेट करना चाहते हैं। तो वैलिडेट हमने इन सारे तरीक़ों से कर लिया। ठीक है, और भी वैलिडेशन के मेथड्स होते हैं। तुम अपना अपना ही कोई एक रूल बेस्ड बना सकते हो, कोई भी एक बेसिकली तुम रूल अपना बना सकते हो कि भाई इस रूल के अकॉर्डिंग जो है डाटा होना चाहिए। अगर इस रूल के अकॉर्डिंग होगा तभी मैं उसको आगे परमिट दूंगा जाने का। ठीक है, वरना मैं 400 एरर उसको दे दूंगा। 400 एरर क्या होती है? बेसिकली बैड रिक्वेस्ट, समझ रहे हो? बैड रिक्वेस्ट, समझ रहे हो? ठीक है, चलो तो हमने वैलिडेट कर लिया रिक्वेस्ट को। अब वैलिडेट जैसे ही कर लिया उसके बाद बारी आती है ट्रांसफॉर्म करने की। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है? अब ऐसा हो सकता है कि हमारे पास ना कोई डाटा आया हो और वो डाटा हम जब हमको एक्चुअल प्रोसेसिंग की बारी आएगी
मतलब सर्विस लेयर में जाके, बिजनेस लॉजिक लेयर में जाके जब एक्चुअल प्रोसेसिंग की बारी आएगी, तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ जाके हमको एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में डाटा चाहिए। समझ रहे हो? ऐसा हो सकता है कि हमको वहाँ पे जो प्रोसेस करने के लिए डाटा चाहिए ना, वो सॉर्टेड डाटा चाहिए। हमने जो बिजनेस लॉजिक लेयर में हमने जो अपना लॉजिक लिखा है, ठीक है, जो हमने मेथड लिखा है, वो ना सिर्फ सॉर्टेड डाटा को ही मान लो अभी के लिए प्रोसेस करने में कैपेबल है। समझ रहे हो? वो सॉर्टेड डाटा को ही प्रोसेस करने में कैपेबल है। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो हम ये डाटा जो भी है आया है तुम्हारे पास, जिसको तुमने वैलिडेट कर लिया, इसको ना तुम्हें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म कैसे करना पड़ेगा कि तुम्हें या तो मान लो सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर तुम्हें किसी स्पेसिफिक फॉर्मेट में इसको ढालना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो? किसी भी स्पेसिफिक फॉर्मेट में रीडिफाइन करना पड़ेगा। समझ रहे हो? और इसमें ट्रांसफॉर्म में एक चीज़ और आती है, सैनिटाइजेशन। ये सैनिटाइजेशन क्या होती है? बेसिकली सैनिटाइजेशन, हम इसमें ये चीज़ चेक करते हैं कि कोई एक अनयूजुअल पैटर्न या कोई स्क्रिप्ट तो रन नहीं करना चाह रहा, मतलब यूज़र के इनपुट में कोई स्क्रिप्ट तो नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई किसी यूज़र ने कोई स्क्रिप्ट यहाँ पे एज एन इनपुट डाल दी, और अगर हमने उसको बैकएंड पे भेज दिया और कहीं पे मान लो कोई भी वल्नरेबिलिटी हुई और वो स्क्रिप्ट बैकएंड पे रन हो गई, तो फिर हमारा बैकएंड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा उस केस में, ठीक है। तो इस चीज़ को डील करने के लिए हम सैनिटाइजेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। सैनिटाइजेशन क्या करती है? सैनिटाइजेशन बेसिकली अनवांटेड पैटर्न्स को, स्क्रिप्ट्स को हटा देती है। समझ रहे हो? अनवांटेड पैटर्न्स को और स्क्रिप्ट्स को वो हटा देती है। समझ गए? ठीक है, चलो। और इसके बाद हैंडलर, चलो रिक्वेस्ट का हम समझ गए कि क्या क्या होता है। अब रिक्वेस्ट का हम समझ गए, अब आती है रिस्पॉन्स की बारी। चलो, अब रिस्पॉन्स में हम क्या हो सकता है? रिस्पॉन्स में बेसिकली ऐसा हो सकता है कि अगर मान लो किसी यूज़र ने कोई गेट मेथड की मदद से कुछ डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहा, तो हम बेसिकली उसको एरे ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर देंगे, समझ सॉरी रिटर्न कर देंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स दे देंगे, ठीक है। अगर मान लो किसी यूज़र ने पोस्ट रिक्वेस्ट मारना चाहिए, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट की मदद से कुछ चीज़ क्रिएट करना चाहिए और वो चीज़ सक्सेसफुल हो गई, तो फिर वो क्या करेंगे? हम बेसिकली उसको 201 क्रिएटेड प्लस, अगर उसके साथ उसको कोई रिस्पॉन्स में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए क्रिएटेड ऑब्जेक्ट की, तो हम उसको वो दे देंगे। मान लो यहाँ पे आईडी मांग रहा है वो, ठीक है। या फिर मान लो डिलीट, कोई भी यूज़र कोई भी अपना एक रिसोर्स डिलीट करना चाहता है, ठीक है। अब वो डिलीट करना चाहता है, तो अगर हम रेस्ट एपीआई की उससे देखें, तो रेस्ट डिलीट जब भी हम सर्वर पे कोई भी डिलीट ऑपरेशन करते हैं, तो हमको ना 204, अगर वो चीज़ सक्सेसफुल हो गई अगर वो चीज़ सक्सेसफुल हो गई तो 204 उसको भेजते हैं, मतलब 204 स्टेटस कोड भेजते हैं। अब 204 क्या बताता है कि भाई आपने जो रिक्वेस्ट भेजी है वो चीज़ सक्सेसफुल तो हो गई है, पर मेरे पास कंटेंट नहीं है आपको देने के लिए। समझ रहे हो? समझ गए? ठीक है। और क्या हो सकता है? मान लो फेल हो गई रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट जो है फेल हो गई, कोई भी रिक्वेस्ट है वो फेल हो गई, तो क्या हो सकता है? या तो 500 स्टेटस कोड प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, उसके साथ कोई एक स्पेसिफिक एरर का मैसेज, ठीक है। और 500 क्या क्या बताता है कि भाई सर्वर साइड से कुछ प्रॉब्लम है, और 300 दिखा सकता है रीडायरेक्शन है कुछ, और 400 हो सकता है कि क्लाइंट साइड एरर है कुछ, ठीक है। समझ गए कि क्लाइंट रिस्पॉन्स में हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। चलो, अब जैसे ही हमने ये जो रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट को डीसीरियलाइज करा नेटिव फॉर्मेट में, वैलिडेट ट्रांसफॉर्म, मतलब इसको जो भी रिक्वेस्ट है उसको हर चीज़ तरीके से चेक कर लिया, और हमने देख लिया कि भाई दिस रिक्वेस्ट इज़ गुड टू गो फॉर फर्दर इवेल्युएशन एंड प्रोसेसिंग, ठीक है।
हमने जैसे ही पता लगा लिया कि भाई दिस रिक्वेस्ट इज़ गुड टू गो, तो हम ये जो रिक्वेस्ट है वो आगे दूसरी लेयर पे फॉरवर्ड कर देंगे। और दूसरी लेयर पे फॉरवर्ड कैसे करेंगे? वी कॉल द सर्विस लेयर मेथड्स। समझ रहे हो? हमने कोई भी सर्विस लेयर में बेसिकली कुछ भी किसी तरीके के मेथड्स बनाए हो, और हम ये सारे मेथड्स कॉल कर देंगे। समझ रहे हो? तो अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। बेसिकली इसका मतलब ये, जो भी हमारी रिक्वेस्ट है अब फर्दर जाएगी सर्विस लेयर पे। समझ रहे हो? फर्दर जाएगी सर्विस लेयर पे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ बताया था, यहाँ पे काफ़ी सारे हैंडलर्स हैं। समझ रहे हो? काफ़ी सारे यहाँ पे हैंडलर्स हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको हर चीज़ को वो कर दूँ, एक मिनट। हाँ, तो अगर मैं तुम्हें इसका लाइव एग्जांपल दिखाऊँ तो यहाँ देखो। तो यहाँ पे देखो, तो मैंने बेसिकली एक चैट एप्लीकेशन है, ठीक है। यहाँ पे ऑथेंटिकेशन का राउट सही है, ये सब ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा है, बेसिकली एक राउट बनाया है, और उस राउट में मैं चाहता हूँ कि मैं साइन अप राउट पे जाके मैं ना इस साइन अप फंक्शन की मदद से, अगर मैं तुम्हें इस पर क्लिक करके दिखाऊँ, ये क्या कहाँ ले जाता है मेरे को, इस वाले साइन अप कंट्रोलर पे ले जाता है। समझ रहे हो? इस पे मैंने क्या 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 करा है, देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले बॉडी से ईमेल पासवर्ड निकाल रहा हूँ, फिर मैं यहाँ पे वैलिडेशन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ कि भाई कहीं ये यूज़र एग्जिस्ट तो नहीं करता पहले से, ठीक है। उसके बाद मैं जाके क्रिएट कर रहा हूँ। समझ रहे हो? तो यही सब चीज़ें। तो मैंने क्या करा है यहाँ पे, बेसिकली सबसे पहले साइन अप फंक्शन है। कुछ भी, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ बताया था कि कोई भी रिक्वेस्ट वैलिडेट और ट्रांसफॉर्म होने के बाद क्या क्या करते हैं हम, सर्विस लेयर के मेथड को कॉल करते हैं। तो सर्विस लेयर का मेथड यहाँ पे मैंने कॉल करा है, देखो यहाँ पे। और मैंने इस वाले राउट पे जाके इस वाले मेथड की मदद से एक हैंडलर बना दिया। समझ रहे हो? ये लाइन एक तरह का हैंडलर ही है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे भी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि तुम्हें क्या हो सकता है कि लगे कि यार अब भैया ने तो तीन तीन चीज़ें बताई थी, यहाँ पे तो लग रहा है कि एक दो चीज़ों में ही काम हो गया। वो चीज़ मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो चलो आगे देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखो, मैंने जैसे कि बताया था ये सर्विस लेयर है पूरी। इस सर्विस लेयर के अंदर काफ़ी सारे हैंडलर्स हैं। एक गेट मेथड गेट के साथ स्लैश स्टूडेंट्स के साथ ये हैंडलर है, फिर इसके साथ हैंडलर है, पोस्ट के साथ हैंडलर, नेट के साथ हैंडलर। और इन इन सब हैंडलर्स के साथ या कंट्रोलर्स के साथ एक ना एक सर्विस लेयर से या बिजनेस लॉजिक लेयर से, मतलब सर्विस लेयर से या बिजनेस लॉजिक लेयर्स किस से ना एक ना वो जुड़ी हुई है, मतलब एक मेथड डिफाइन हो रखा है पहले से, ठीक है। ठीक है, चलो हम समझ गए। तो यहाँ पे सबसे पहले इस हैंडलर के से प्रोसेस, जैसे जैसे रिक्वेस्ट प्रोसेस हुई, तो उसके बाद ना ये इस वाले मेथड को कॉल करेगा। ठीक है, चलो। तो इसके जैसे ही कॉल करा, तो इसके नाम से ही तुम देखो, क्या इस मेथड के नाम से तुम क्या पता लगा सकते हो कि ये मेथड क्या करता है। गेट ऑल स्टूडेंट्स डिटेल्स, मतलब ये बेसिकली क्या करता है, ये सारी स्टूडेंट्स की डिटेल्स को फेच कर देगा। ख़त्म बात। और फिर इस वाले हैंडलर से हमने क्या, कौन सा मेथड इसके कोरस्पॉन्डिंग डिफाइन कर रखा है, बना रखा है। तो गेट स्टूडेंट डिटेल्स बाय आईडी, मतलब हम किसी भी स्टूडेंट की डिटेल्स ले सकते हैं उसकी आईडी की मदद से। इसकी ऐसे ही अगर तुम यहाँ देखो तो क्रिएट न्यू स्टूडेंट एंट्री, डिलीट स्टूडेंट एंट्री। समझ रहे हो? तो बेसिकली सर्विस या सर्विस लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर ना, एक तरह से अगर मैं तुमको समझाऊँ तो ये एक तरह के ना फंक्शंस ही होते हैं सिर्फ, ठीक है। ये एक तरह के फंक्शंस ही होते हैं। अब बोलोगे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अभी समझाते हैं। तो हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी
सर्विस लेयर है। इस सर्विस लेयर के अंदर हमने सबसे पहली बात काफ़ी सारे कंट्रोल फंक्शंस डिफाइन कर रखे हैं, ठीक है। और ये एक हाई लेवल में एक सिंपल एक फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन होता है सेट ऑफ कोड्स, सेट ऑफ या फिर ब्लॉक ऑफ कोड्स, ठीक है, जो हम रिपीट नहीं करना चाहते, ठीक है। ठीक है, जो, या फिर तुम ऐसे समझ सकते हो कि जो एक कोई भी स्पेसिफिक चीज़ परफॉर्म कर रहा हो, समझ रहे हो? तो ये एक तरह का फंक्शन ही है, ठीक है। ठीक है, चलो। और विच टेक सम डाटा एंड प्रोसेस इट एंड रिटर्न इट, समझ रहे हो? ये एक तरह के ऐसे फंक्शंस हैं जो बेसिकली कुछ ना कुछ डाटा लेते हैं और उसको प्रोसेस कर देते हैं और बदले में उसका रिजल्ट तुम्हें रिटर्न कर देते हैं, समझ रहे हो? ठीक है। और ये इस तरह से बनाए जाते हैं कि मतलब ये एक ना आइसोलेटेड मैनर में बनाया जाता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई मतलब नहीं है कि हमारी वैलिडेशन क्या है, हमारे पास किस तरह का डाटा आ रहा है, ठीक है, या फिर तुमने क्या डाटा दिया है। हमारा काम है कि भाई आप कुछ भी स्पेसिफिक फॉर्मेट का डाटा हमें दो, हम उसको प्रोसेस करेंगे, हम और प्रोसेस करके रिज़ल्ट आपको रिटर्न कर देंगे। अब ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि हमें सही फॉर्मेट का डाटा दो, ठीक है, सही टाइप का डाटा दो। हमारा सिर्फ इतना काम है कि भाई आप कुछ भी हमें डाटा दोगे, कुछ भी इंफॉर्मेशन दोगे, हम उसको सिंपली प्रोसेस करेंगे और प्रोसेस करने के बाद उसका रिज़ल्ट आपको बदले में रिटर्न कर देंगे, ख़त्म, ठीक है। तो इतना समझ गए? तो अब हम चलो थोड़ा सा नोट्स देखते हैं आगे, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या देखा? तो सबसे पहले हमने हैंडलर कंट्रोलर लेयर देखा, ठीक है। इसमें अगर तुम यहाँ पे देखो तो काफ़ी सारी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहला एच टी टी पी प्रिमिटिव्स को रिसीव करना, ठीक है। एच टी टी पी प्रिमिटिव्स क्या होते हैं? एच टी टी पी प्रिमिटिव्स होते हैं, सबसे पहली बात, रिक्वेस्ट या फिर रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, या फिर नहीं, रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली मैंने समझाया कि इसमें अलग अलग तरह का डाटा होता है, ठीक है। इसमें अलग अलग तरह का डाटा क्या होता है? जैसे कि हेडर्स हो गए, बॉडी हो गई, ठीक है, कुकीज़ हो गई, समझ रहे हो, और मेथड्स हो गए, ठीक है। तो इसका कंट्रोलर लेयर का सबसे पहला काम ये है कि एच टी टी पी प्रिमिटिव्स को रिसीव करना। और उसके बाद क्या है? उसके बाद है डाटा एक्सट्रैक्शन एंड डी सीरियलाइजेशन, समझ रहे हो? डाटा एक्सट्रैक्शन एंड डी सीरियलाइजेशन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो भी एच टी टी पी रिक्वेस्ट से डाटा आया है उसको एक्सट्रैक्ट करना, उसको डिजिटलाइज करना किसी भी नेटिव फॉर्मेट में, ठीक है, और उसके बाद उसको वैलिडेट एंड ट्रांसफॉर्म करना, ठीक है। और देख सकते हो यहाँ पे। और इसके बाद मैंने जैसे कि तुम्हें बताया था कि डेलीगेट टू द सर्विस लेयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई देखो, जैसे ही हमने किसी भी हैंडलर पे कोई रिक्वेस्ट प्रोसेस की, उसके बाद हमें उसको रिक्वेस्ट को आगे भेजना पड़ेगा ना। उस रिक्वेस्ट को आगे भेजने के लिए हम क्या करेंगे? सर्विस लेयर का एक मेथड कॉल करेंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब यही है, डेलीगेट टू द सर्विस लेयर, ठीक है। और उसके बाद देखो क्या है, पांचवी रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर्मेट एंड सेंड द रिस्पॉन्स। ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद सर्विस लेयर। तो सर्विस लेयर को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस लॉजिक लेयर भी बोलते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे बेसिकली हम सारा बिजनेस लॉजिक डिफाइन करते हैं, चलो। और इसमें इसका बेसिक काम क्या होता है? इसका बेसिक काम होता है कि हम कोई भी डाटा लेना, उसको प्रोसेस करना और उसका रिजल्ट रिटर्न कर देना, ख़त्म बात, ठीक है। इसकी कुछ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके अब वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है? ऑर्केस्ट्रेशन। अब तुम बोलोगे ऑर्केस्ट्रेशन क्या होता है? ऑर्केस्ट्रेशन मतलब काफ़ी सारी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन बना के रखना, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों में कोऑर्डिनेशन बना कर रखना, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं तुम्हें समझाऊँ, एक एग्जांपल से यहाँ पे दे रखा है जो, तो तुम्हें ना, मान लो तुम अमेज़ोन पर गए, तुमको ना कोई एक ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है। चलो ठीक है।
और तो तुमने उसके लिए ना प्लेस ऑर्डर करके एक सर्विस डिफाइन करी। चलो समझ गए। अब उस प्लेस ऑर्डर सर्विस में हो सकता है तुम्हें ना काफ़ी सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े। ठीक है। अब इसका मतलब क्या, अब इसका मतलब ये है कि सबसे पहले मान लो जैसे ही तुमने ऑर्डर करना चाहा तो सबसे पहला ऑपरेशन क्या होगा, कॉल द प्रोडक्ट रिपोजिटरी टू वेरीफाई दैट ऑल आइटम्स इन द ऑर्डर आर इन स्टॉक। जैसे कि मान लो तुमने ना कोई भी आइटम अपने ऐड टू कार्ट में डाला। उसके बाद वहाँ पे जैसे तुम चेकआउट करने जा रहे हो, बाय करने जा रहे हो, पेमेंट आगे ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हो, तो उसके बाद ये क्या क्या चेकिंग होनी चाहिए प्लेस ऑर्डर सर्विस के हिसाब से। सबसे पहला कि वो अपने प्लेस ऑर्डर रिपोजिटरी में जाएगा। इसका मतलब प्लेस ऑर्डर रिपोजिटरी क्या होती है, प्लेस ऑर्डर रिपोजिटरी डाटाबेस के पास जाएगा, समझ रहे हो। डाटाबेस के पास जाएगा और वहाँ पे जाके देखिएगा कि भाई क्या मेरे पास जो ये यूज़र ऑर्डर करना चाहता है क्या वो चीज़ स्टॉक में है भी। ठीक है। चलो ये, और उसके बाद ही आगे चीज़ें मूव होंगे। तो चलो पहली चीज़ ये देख ली कि स्टॉक में है कि नहीं। उसके बाद जाएगा जैसे मान लो अगर ये जो जो भी आइटम था वो स्टॉक में था, उसके बाद वो क्या करेगा, उसके बाद वो ना बेसिकली जैसे तुम चेकआउट करोगे तो वो यूज़र रिपोजिटरी में जाएगा। यूज़र रिपोजिटरी क्या होती है, यूज़र रिपोजिटरी ऐसा डाटाबेस जहाँ पे यूज़र का डाटा सारा सेव हो। ठीक है। तो यूज़र रिपोजिटरी में जाके वो ना तुम्हारा शिपिंग एड्रेस को फेच करेगा जो तुमने प्रीवियसली सेव कर रखा हो। ठीक है, जो तुमने प्रीवियसली सेव कर रखा हो। चलो इतना समझ गए कि उसने तुम्हारा अभी यूज़र रिपोजिटरी से तुम्हारा एड्रेस भी उठा लिया। चलो ठीक है। हाँ, अब तुम्हारा आइटम देख लिया, एड्रेस देख लिया। अब बारी आई पेमेंट की। ठीक है। अब बारी आई पेमेंट की। अब क्या करेगा फिर वो, कॉल एन एक्सटर्नल पेमेंट सर्विस टू प्रोसेस द पेमेंट। अब वो एक पेमेंट सर्विस, अब वो पेमेंट सर्विस, एक्सटर्नल पेमेंट सर्विस, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, एक्सटर्नल पेमेंट सर्विस। मान लो कि अमेज़ॉन है तो अमेज़ॉन क्या 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 पेमेंट सर्विस यूज़ कर सकता है, मान लो यूपीआई करता है। यूपीआई एक एक्सटर्नल पेमेंट सर्विस ही तो है, समझ रहे हो। अमेज़ॉन ओन थोड़ी है, नहीं ना। तो मान लो यूपीआई है, कोई डेबिट कार्ड है बैंक का, कोई क्रेडिट कार्ड है, या फिर रेजर पे से तुम कर रहे हो। ठीक है, पेपाल से कर रहे हो। ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल पेमेंट सर्विस को अब ये कॉल करेगा ताकि तुम्हारी पेमेंट जो है वो प्रोसेस हो सके। चलो इतना समझ गए। तो अब इफ़ पेमेंट इज सक्सेसफुल कॉल द ऑर्डर रिपोजिटरी टू सेव द न्यू ऑर्डर टू द डाटाबेस। चलो अब इसका मतलब क्या है, अब जैसे ही सक्सेसफुल मतलब पेमेंट सर्विस को इसने कॉल कर दिया, पेमेंट सर्विस को बोला कि भाई आप ना इसकी पेमेंट ले लो मेरे बिहाफ पे। तो उसने पेमेंट रिसीव कर ली। जैसे ही तुम्हारी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी, तो वो पेमेंट जैसे सक्सेसफुल हो गई तो अब ये वो सक्सेसफुल पेमेंट के बाद क्या होगा, ऑर्डर रिपोजिटरी से ऑर्डर रिपोजिटरी सबसे पहले कॉल होगी। ऑर्डर रिपोजिटरी कॉल होगी तो ऑर्डर रिपोजिटरी क्या है, बेसिकली ऑर्डर रिपोजिटरी एक ऐसा डाटाबेस है जहाँ पे तुम्हारे सारे ऑर्डर्स की डिटेल्स स्टोर्ड है। ठीक है। तो वहाँ पे जाके ना वो एक नई एंट्री बना देगा, न्यू ऑर्डर। ठीक है, वो जाके एक नया ऑर्डर डाटाबेस में या फिर ऑर्डर रिपोजिटरी में जाकर सेव कर लेगा। ठीक है, समझ गए। और जैसे ही ऑर्डर सेव हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तुम्हारा हो सकता है एक नोटिफिकेशन सर्विस हो। नोटिफिकेशन सर्विस क्या होगी, नोटिफिकेशन सर्विस बेसिकली जैसे ही ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया तो तुम्हें वो मेल करेगा या फिर तुम्हारे मोबाइल नंबर पे मैसेज करेगा, समझ रहे हो, ताकि तुम्हें कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ भाई तुमने जो ऑर्डर प्लेस करा वो ऑर्डर हो चुका है, समझ रहे हो। तो देख लो इसका मतलब यही है। इसका मतलब क्या है ऑर्केस्ट्रेशन का, कि भाई अब तुम ही सोचो कि तुम तो चाहते हो बस एक ऑर्डर प्लेस करना, एक सिर्फ ऑर्डर सर्विस प्लेस ऑर्डर सर्विस को कॉल करना, लेकिन तुमको उसके अंडर ही कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, समझ रहे हो। तुम्हें सबसे पहले प्रोडक्ट रिपोजिटरी में जाके चेक करना पड़ा स्टॉक, फिर यूज़र रिपोजिटरी से शिपिंग एड्रेस उठाना पड़ रहा है, फिर पेमेंट लेनी पड़ रही है, और अगर पेमेंट सक्सेसफुल हुई तो उसको सेव करके फाइनली यूज़र को नोटिफाई करना है, समझ रहे हो। इन्हीं सब चीज़ों में आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे,
इन्हीं सब चीज़ों में आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बीच की कोई भी मान लो एक एक बार को मान लो पेमेंट जो है यहाँ पे फेल हो गई, तो पेमेंट अगर फेल हो गई तो फिर ये ऑर्डर अपने आप ही कैंसिल हो जाए। ये नहीं कि भाई पेमेंट फेल हो गई है लेकिन ऑर्डर सक्सेसफुल हो, ऑर्डर कंफर्म हो गया हो, तुम जा रहे हो भाई मस्त एकदम ऑर्डर रिपोजिटरी में जाके नया ऑर्डर क्रिएट करके और यूज़र को नोटिफाई कर रहे हो कि भाई आपका ऑर्डर सक्सेसफुल मतलब कंफर्म हो गया है, ठीक है, इतने इतने टाइम तक आ जाएगा। ऐसा थोड़ी होगा भाई, तुम्हारा बिजनेस खराब हो जाएगा, समझ रहे हो? तो इन्हीं सब चीज़ों में कोऑर्डिनेशन बना रहे, मल्टीपल ऑपरेशंस में कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो बिजनेस लॉजिक लेयर का यही काम होता है, ऑर्केस्ट्रेशन देखना। ठीक है, ठीक है, चलो इतना समझ गए। अब एग्जीक्यूटिंग कॉम्प्लेक्स बिजनेस लॉजिक ऑब्वियसली, अब जो भी है मैंने क्या बताया कि ये सारे बेसिकली फंक्शंस ही होते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे को कॉल करते हैं टाइम आने पे। और इनका एक काम और होता है कि कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, या फिर स्टेट चेंजेस, ठीक है, ये सब परफॉर्म करना, ये सब इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ हम क्या पढ़े थे, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट अगर मैं समझाऊँ तो ये बेसिकली सीरीज ऑफ डाटाबेस ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, जो हमें एक साथ करने होते हैं। हम या तो सारे सक्सेसफुल करेंगे या फिर कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। फेलियर का कोई भी चांस नहीं है, बीच में फेलियर का कोई भी चांस नहीं है। इसका मतलब क्या है? ये एक प्रॉपर्टी फॉलो करता है, एटॉमिसिटी। अब एटॉमिसिटी को अगर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूँ तो एटॉमिसिटी बेसिकली होती क्या है? एटॉमिसिटी जैसे कि इसको ना हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले बैंक के एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जो तुम्हारी बैंक की ट्रांजैक्शन होती है ना, वो एक तरह से एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी को फॉलो करती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब भी तुम कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो क्या होता है? सबसे पहले जब भी तुम सबसे पहले ट्रांजैक्शन करते हो तो क्या होता है? तो या तो वो सक्सेसफुल होगा या तो वो फेल हो जाएगा, ठीक है। या अगर वो सक्सेसफुल होगा तो क्या होगा कि तुम्हारे मान लो तुमने कई दुकान में कुछ 50 रुपए की चीज़ खरीदी, तुम यूपीआई से उसको पेमेंट कर रहे हो, और यूपीआई से पेमेंट कर रहे हो तो अब क्या उस सिनेरियो में क्या होगा? वो पेमेंट अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो उसमें तुम्हारे बैंक अकाउंट में से 50 रुपये कट जाएंगे और उसके बैंक अकाउंट में 50 रुपये आ जाएंगे। ऑल गुड, ठीक है, बढ़िया, चलो। लेकिन मान लो अगर वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती, मतलब ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती, तो इस केस में क्या होता है कि मान लो तुमने पे कर दिया और तुम्हारे बैंक अकाउंट में से 50 रुपये कट गए, लेकिन शॉपकीपर को तो पहुँचे ही नहीं, ठीक है। मान लो एटॉमिसिटी ना एग्जिस्ट करती ही नहीं। तो इस सिनेरियो में जहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं हुई है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में से 50 रुपये कट गए पर शॉपकीपर को पहुँचे नहीं, अब तुम कुछ कर ही नहीं सकते। सोचो ये सिनेरियो कितना बेकार है, तुमने बिन मतलब में अपने पैसे खो दिए, समझ रहे हो? तो इन सब चीज़ों से डील करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है, एक मैकेनिज्म होता है एटॉमिसिटी करके, ठीक है। ये क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है या तो वो सक्सेसफुल हो, ठीक है, या तो वो सक्सेसफुल हो, लेकिन या अगर मान लो किसी भी रीज़न की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो रही, किसी भी रीज़न की वजह से वो सक्सेसफुल नहीं हो रही, तुम्हारे 50 रुपये कट गए पर शॉपकीपर के पास 50 रुपये पहुँचे ही नहीं, तो उस केस में पता है क्या होगा? वो तुम्हारी ये जो 50 रुपये हैं जो तुम्हारे बैंक अकाउंट से कट गए हैं, वो ट्रांजैक्शन रोल बैक कर देंगे, समझ रहे हो? वो ट्रांजैक्शन रोल बैक कर देंगे। इसका मतलब क्या है? तुम्हारा वो जो भी पैसा कटा है वो रिफंड हो जाएगा, समझ रहे हो? वो पैसा वापस आ जाएगा, समझ रहे हो? अगर इसको हम समझें तो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले मान लो तुम हो ये, ठीक है, और कोई दुकानदार है मुकेश, और तुम ये पूरा फ्लो चलता कैसे कि सबसे पहले ये तुम्हारा बैंक है, ये शॉपकीपर का बैंक है, ठीक है, मुकेश का बैंक है, ठीक है, जिसमें अकाउंट है उसका, और ये तुम्हारा बैंक है जिसमें तुम्हारा अकाउंट है, ठीक है। तो जब भी तुम यूपीआई पेमेंट करते हो तो क्या होता है? हाई लेवल एकदम बहुत। तो सबसे पहले तुम क्या बोलते हो कि यूपीआई की ऐप की मदद से ये उस रिक्वेस्ट भेजते हो कि पे ₹50 टू मुकेश,
मतलब ये जो भी शॉपकीपर है, पे ₹50 टू मुकेश। तो तुम्हारा बैंक सुनता है, तो बैंक कहता है ओके, बैंक फिर क्या जाता है और ट्रांसफ़र कर देता है ₹50 मुकेश के बैंक अकाउंट में, समझ रहे हो, मुकेश के बैंक में। और फिर जैसे ही कंफर्मेशन आ जाता है कि यस भाई, जो आपने ट्रांजैक्शन करी वो सक्सेसफुली बैंक ने रिसीव कर लिया है, मतलब मुकेश के बैंक ने वो चीज़ रिसीव कर लिया है, वो पैसे रिसीव कर लिए हैं। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो कंफर्म करता है, मतलब कंफर्मेशन भेजता है तुम्हारे बैंक को, ठीक है। और फिर तुम्हारे उसमें से पैसे कट जाते हैं, ठीक है। पैसे तो वैसे फर्स्ट स्टेप में ही कट जाते हैं जब ट्रांसफ़र हो रहा हो, ठीक है। चलो, लेकिन कंफर्म कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद इस मुकेश को जैसे ही पैसे रिसीव हो जाएंगे तो इसके पास नोटिफिकेशन जाएगी ₹50 रिसीव्ड। लेकिन मान लो अगर ये चीज़ फेल हो जाती बीच में कहीं, ठीक है। मान लो तुम्हारा बैंक है, उसका बैंक है, तुम दोनों, ठीक है, तुमने इसको ₹50 पे करा और तुम ये बैंक में जाके तुमने बोला कि यूपीआई की मदद से तुमने पे करना चाहा, तो तुम्हारा बैंक ₹50 इसको ट्रांसफ़र कर देगा। अब वो ट्रांसफ़र करा, मान लो बीच में कहीं कोई शॉर्टेज आ गई, कहीं अचानक से कोई डाटाबेस डाउन हो गया, कहीं कुछ भी हो गया, मतलब किसी भी टेक्निकल रीज़न की वजह से तुम्हारी जो सर्विस है, सॉरी, तुम्हारा जो पैसा है वो तुम्हारे बैंक से उसके बैंक तक ट्रांसफ़र नहीं हो पाया। लेकिन भाई तुम्हारे, मैंने बोला जैसे कि फर्स्ट स्टेप में ही यहाँ पे तो जैसे तुमने बोला कि ₹50 पे कर दो, तो इसने तो उसी वक्त काट लिया तुम्हारे बैंक अकाउंट में से ट्रांसफ़र करने के लिए, समझ रहे हो। तो लेकिन अब ये इसके बैंक तक ये पहुंचा और ये बैंक बोल रहा है कि भाई मेरे पास तो कोई पैसा पहुंचा ही नहीं, कंफर्म नो, ठीक है, कि मतलब कि मेरे पास तो कोई पैसा पहुंचा ही नहीं। तो लेकिन अब उस केस में क्या है, तुम्हारे बैंक अकाउंट में से ₹50 कट चुके हैं और शॉपकीपर को, मुकेश को भी नहीं पहुंचा। तो अब ये इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि तुम्हें ना पूरी ट्रांजैक्शन जो है वो रोल बैक करनी पड़ेगी, जैसे मैंने पिछली बार बताया, समझ रहे हो। रोल बैक करनी पड़ेगी, जो भी ₹50 कटे थे वो उसको वापस तुम्हें रिफ़ंड हो जाएगा तुम्हारे बैंक, समझ रहे हो। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट बेसिकली यही होता है कि हम सीरीज़ ऑफ ऑपरेशंस करते हैं जब डाटाबेस में, तो हमको ये इंश्योर करना है कि एटॉमिसिटी फॉलो हो रही है। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे कि मान लो मैंने पेमेंट ले ली, ठीक है, यूज़र से, और प्रोडक्ट देख लिया, सब कुछ कर लिया, और जाके ना एट द एंड मेरे को ऑर्डर रिपोजिटरी में ना मैं नया ऑर्डर सेव ही नहीं कर पाया, तो भाई मेरा तो वो फेल हो गया, ठीक है। तो अब मेरे को इस केस में क्या करना पड़ेगा, उसकी पेमेंट जो है वो रिफ़ंड करनी पड़ेगी, और वो जो भी ऑर्डर है वो फेल करना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ये होता है, सर्विस लेयर का काम होता है ट्रांजैक्शन मैनेज करना, समझ रहे हो, ठीक है। और इंटरेक्शन विद रिपोजिटरी, ऑब्वियसली मैंने बताया कि जो भी है सर्विस लेयर जो है वो रिपोजिटरी से डील करती है, रिपोजिटरी लेयर से डील करती है बात, और डील कैसे करती है, रिपोजिटरी लेयर के मेथड्स को कॉल करके, ठीक है। चलो, अब आती है रिपोजिटरी लेयर। रिपोजिटरी लेयर मैंने पिछली क्लास में अच्छे से समझाया था कि क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा अभी देख लेते हैं। तो रिपोजिटरी लेयर बेसिकली एक ऐसी बैकएंड की लेयर होती है जिसमें हम फंक्शंस ही डिफाइन करते हैं, लेकिन वो फंक्शंस का क्या करते हैं, वो फंक्शंस में हम एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं, ठीक है, एसक्यूएल क्वेरीज लिखते हैं, ठीक है, डाटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए, ठीक है। हमें कुछ डाटा बनाना है, मतलब कुछ इंसर्ट करना है किसी टेबल में, कोई नई टेबल बनानी है, ठीक है, कुछ अपडेट करना है, कुछ डिलीट करना है डाटाबेस में, ठीक है। तो इन सब के लिए हम बेसिकली रिपोजिटरी लेयर यूज़ करते हैं। रिपोजिटरी लेयर में हम बेसिकली अपने मन चाहे फंक्शंस बनाते हैं, ठीक है। अब मैंने कुछ फंक्शन बना दिया, उस फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपना नाम देकर ऐसे अपने डाटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा हूँ, उस डाटाबेस में मैं अपनी कोई नई एंट्री बना रहा हूँ, समझ रहे हो। या फिर मान लो कि मेरे पास एक डाटाबेस है, उस डाटाबेस में जाके मेरे को कोई स्टूडेंट ढूंढना है, आईडी की मदद से, तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन बना दिया, समझ रहे हो। तो रिपोजिटरी लेयर का यही काम है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन। अब डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब यही है कि मतलब एक कोई भी लो लेवल चीज़ को हाई लेवल में बदल देना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मतलब अब तुम्हें ना एसक्यूएल क्वेरीज बार बार
रिपीटेडली नहीं लिखनी पड़ रही। अब तुम्हारे पास एक आराम से एक बढ़िया फंक्शन है, अब तुम उसको जितनी मर्जी बार चाहे कॉल कर सकते हो। समझ रहे हो? डाटा एब्स्ट्रैक्शन यही हो गया, ठीक है। और अगर मैं तुम्हें सच एक बात बताऊँ तो आजकल हम रॉ एसक्यूएल क्वेरीज को छोड़ के हम ओ आर एम्स का भी यूज़ करते हैं। ओ आर एम्स बेसिकली ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपर, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, जैसे कि अगर तुम नो जावास्क्रिप्ट में नोड जेएस में कोड करो, बैकएंड बनाओ, तो उसके लिए प्रिज्मा ओ आर एम या टाइप ओ आर एम या ड्रिजल ओ आर एम ये सब होता है, ठीक है। इनका काम ये होता है कि तुम्हारा ये रिपॉजिटरी लेयर वाला काम ना ये आसान कर देते हैं। रिपॉजिटरी लेयर वाला काम ये तुम्हें एब्स्ट्रैक्ट करके दे देते हैं पहले से फंक्शंस बना के, ठीक है। तुम जाके आराम से फिर बाकी चीज़ों पे फोकस कर सकते हो, ठीक है। चलो अब हम पढ़ेंगे मिडलवेयर्स। मिडलवेयर्स क्या होता है, पहले होता क्या है मिडलवेयर्स, अगर हम समझें तो मिडलवेयर्स बेसिकली यहाँ पे पढ़ो। मिडलवेयर्स फंक्शंस आर लाइक वर्कर्स ऑन एन असेंबली लाइन फॉर योर HTTP रिक्वेस्ट। ईच वर्कर कैन इंस्पेक्ट द रिक्वेस्ट, मॉडिफाई इट, परफॉर्म अ टास्क और रिजेक्ट इट इंटायरली बिफोर पासिंग इट टू द नेक्स्ट वर्कर इन द लाइन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ना सबसे पहले काफ़ी सारे स्टेजेस हैं, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारे स्टेजेस हैं, ठीक है। हमारे पास काफ़ी सारे स्टेजेस हैं। एक मिनट, समझ रहे हो? हमारे पास काफ़ी सारे ना स्टेजेस हैं। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे हम कुछ मान लो पोस्ट पोस्ट सर्विस हो। मान लो मेरे पास इंस्टाग्राम है, ठीक है। ये इंस्टाग्राम है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जाके मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, मतलब मैं कुछ ना पोस्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो उसका ना एक वर्क फ्लो है कि क्या क्या चीज़ें कैसे होंगी। तो मान लो ये एक पूरा एक फ़्लो है, ठीक है। इस तरह से फ़्लो चल रहा है, इस डायरेक्शन में फ़्लो चल रहा है, ठीक है। तो मान लो एक पोस्ट सर्विस है और इसके बाद नोटिफिकेशन सर्विस है, ठीक है। और तो उसके पहले हमने मान लो एक ना मिडलवेयर बिठा रखा है। अब इस मिडलवेयर का काम क्या होगा, जैसे कि अगर मैं बताऊं तो, या फिर ये काफ़ी सारी सर्विस हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन सर्विस के पहले हो सकता है हमने एक मिडलवेयर और बिठा रखा हो। समझ रहे हो? तो इसका अगर मैं तुम्हें मतलब समझाऊं तो मिडलवेयर ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हम किसी भी दो स्टेजेस के या दो प्रोसेसेस के बीच में बिठा देते हैं, या किसी भी चीज़ किसी भी प्रोसेस के बीच पहले हम उसको बिठा देते हैं। और फिर उसका काम ये होता है कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है तुम उसको इंस्पेक्ट करो, उसको रोको और उसको इंस्पेक्ट करो। इसका मतलब क्या है, उसमें कुछ 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 चीज़ें, कुछ भी तुम पैरामीटर्स हो सकते हैं, किसी भी चीज़ को तुम अपने हिसाब से रूल बना सकते हो, ठीक है। कि उसमें जाके चेक करो कि भाई ये जो रिक्वेस्ट आ रही है, ये रिक्वेस्ट में ये चीज़ें हैं कि नहीं। अगर ये चीज़ें हैं तो आप मेरे तक ले आना। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप उसको वहीं पे रिजेक्ट कर देना, ख़त्म, ठीक है। तो मिडल वेयर्स का बेसिकली यही काम रहता है। इसके तुम नाम से ही मतलब समझो ना कि मिडल कि जो बीच में कहीं हो, ठीक है। तो इसका काम यही रहता है कि मल्टीपल मतलब किसी भी दो सर्विस या प्रोसेस किसी भी दो स्टेज या लेयर के बीच में हो, और वहाँ पे ये रिक्वेस्ट को एनालाइज करे, इंस्पेक्ट करे और उसके हिसाब से उसको प्रोसेस करके चेक करे कि ये रिक्वेस्ट जो है वो आगे भेजने लायक है या नहीं। अगर है तो आगे भेज देंगे, वरना उसको वहीं पे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। चलो
तो मिडलवेयर का क्या काम होता है? मिडलवेयर फंक्शन विच सिट्स इन बिटवीन टू प्रोसेसेस और स्टेजेस, ठीक है, समझ गए। और इंस्पेक्ट द रिक्वेस्ट, मॉडिफाई इट, आइदर रिजेक्ट इट और पास इट टू द नेक्स्ट स्टेज। इतना भी समझ गए, ठीक है। अगर तुमको मैं एग्जांपल दूं ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन वाले उससे, मैंने जब ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन पढ़ा रहा था तो वहाँ पे हमने JWT की बात करी थी। तो JWT में हमने बताया था कि पूरा ऑथेंटिकेशन ये सब मैकेनिज्म फ्लो चलता कैसे है। तो हम उसमें हमने ये बताया था कि जब भी कोई यूज़र किसी ऐप पे लॉगिन करता है और वो अगर JWT बेस्ड आर्किटेक्चर यूज़ कर रहा है, तो वो पता क्या करता है, वो सबसे पहले जाके एक अपनी सीक्रेट की मदद से, बैकएंड में जो सीक्रेट की होती है, उस सीक्रेट की मदद से ना यूज़र को एक यूनिक JWT टोकन, ठीक है, डिफाइन करके दे देता, क्रिएट करके दे देता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो JWT टोकन है, ये उस यूज़र की आइडेंटिटी बन जाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी हम HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं बैकएंड बनाने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, और कभी भी हम ना रिक्वेस्ट को, सॉरी, किसी भी यूज़र के डाटा को सर्वर पर स्टोर करके नहीं रखते। जितनी भी कम्युनिकेशन ये होती है HTTP में, वो सब स्टेटलेस होती है। तो उसी के इससे हमने हमने क्या कर दिया, यहाँ पे यूज़र को ना एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दी सीक्रेट की मदद से बना के, एक टोकन जनरेट करके दे दिया। और फिर ये सीक्रेट की पता क्या होगा, अब यूज़र को ना जब भी कुछ भी चीज़ एक्सेस करनी पड़ेगी, जब भी वो मेरे पास कोई भी रिक्वेस्ट लेकर आना चाहे, मान लो मैं वो ना मेरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना चाहता है अपने कोई भी इनको, कोई भी, ठीक है, तो वो पोस्ट करने आएगा तो वो सबसे पहले देखेगा कि भाई, ये सबसे पहले अपनी बॉडी में जितने भी क्या बोलते हैं, वीडियो, कैप्शन, इमेजेस जो भी है वो साथ में भेजेगा। लेकिन उसके साथ एक चीज़ और भेजेगा, JWT टोकन। अभी JWT टोकन जैसे ही जाएगा सर्वर पे, ठीक है, जैसे ही ये सर्वर पे जाएगा, जैसे ही ये सर्वर पे जाएगा, तो सर्वर पे जाके सबसे पहले इसको पता है क्या हो कि कौन मिलेगा, सबसे पहले इसको मिलेगा मिडलवेयर, ठीक है। मिडलवेयर, अब मिडलवेयर क्या करेगा, वो मिडलवेयर का काम होगा कि भाई वो ये जो जो भी टोकन आया है, जो भी ये JWT टोकन ये यूज़र लेकर आया है, इस JWT टोकन को ना वेरीफाई करें। मैंने क्योंकि बोला था कि हम किसी भी JWT टोकन को वेरीफाई कर सकते हैं किसकी मदद से, सीक्रेट की मदद से, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है कि यूज़र की आइडेंटिटी पता चलती है कि वो ऑथेंटिक है कि नहीं, ठीक है, लेजिट यूज़र है कि नहीं, ठीक है। हाँ चलो, अब मिडलवेयर का क्या काम है कि ये मिडलवेयर ना JWT टोकन जाके ना वेरीफाई करेगा। अब वेरीफाई अगर हो गया, ये JWT टोकन वैलिड है, ठीक है, एक्सपायर नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक है, तो ये जो भी रिक्वेस्ट है ये आगे भेज देगा, वरना इसको यहीं पे जाके रिजेक्ट करके वापस कर देगा। समझ गए? मिडलवेयर का ये काम होता है। और मिडलवेयर का, अगर मिडलवेयर में तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है, मैंने जैसे तुम्हें बताया कि यहाँ भी वैसे मैंने बताया था कि दो चीज़ें तो मैं सबसे पहले फंडामेंटली होती हैं जो तुम्हें हमेशा यूज़ होंगी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। एक चीज़ और होती है नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। ये नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है? नेक्स्ट फंक्शन होता है, जैसे कि तुम ही सोचो यहाँ पे कि ये मिडलवेयर है। मिडलवेयर अब चाहे कि मान लो इसको ना, इस एग्जीक्यूशन इस वाले फंक्शन पे, मतलब जो भी पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम की कोई सर्विस होगी, ठीक है, इस सर्विस पे इसको एग्जीक्यूशन फ्लो रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। मतलब जो भी ये एग्जीक्यूशन फ्लो है वो उसके पास भेजना है कि भाई अब जो भी मेरे पास कंट्रोल अभी मेरे पास था, अब मैं चाहता हूँ कि अब कंट्रोल है, मैंने सब चीज़ चेक कर लिया, आप आगे जाने के लिए वो गुड टू गो। तो अब मैं जितना भी एग्जीक्यूशन है वो ना दूसरी सर्विस पे भेजना चाहता हूँ, तो वो करेगा कैसे? तो उसके लिए हमारे पास होता है नेक्स्ट फंक्शन। समझ रहे हो? तो इतना समझ लेना अब से कि मिडलवेयर्स के पास तीन चीज़ें होंगी। सबसे पहला रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट बेसिकली कोई भी डाटा लेकर आएगा, ठीक है। और रिस्पॉन्स ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो भी हमें हेल्प करेगा कि हम
यूज़र को रिस्पॉन्स कर सके। ठीक है, तो क्या पता अगर मान लो मिडल वेयर मैंने यहाँ पे ऑथेंटिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ पे ना मेरा GW टोकन वेरीफाई करने का वो प्रोसेस फेल हो गया। ये GW टोकन वो असली नहीं था, वो नकली था। तो अब वो फेल हो जाएगा। अब मेरे को इसी स्टेज में रिजेक्ट करना है और रिजेक्ट करूँगा तो मेरे को कुछ तो रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, तो उस केस में रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट यहाँ काम आता है। ठीक है, और मान लो फिर अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो मेरे को एग्जीक्यूशन फ्लो आगे भेजना है, तो उसके लिए नेक्स्ट फंक्शन मैं कॉल कर दूंगा, ख़त्म। समझ रहे हो? तो मिडलवेयर्स इसलिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल है, तुम देख सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ और कि मिडलवेयर्स बेसिकली इसका फंडामेंटली हम यूज़ क्यों करते हैं। अब तुम ही सोचो कि अब तुम्हारे पास ना हज़ारों मिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं। ठीक है, अब तुम्हारे पास एक सर्वर है और उस सर्वर पे बेसिकली तुम्हारी मेन बिजनेस लॉजिक है। ठीक है, मेन बिजनेस लॉजिक है उस सर्वर पे। ठीक है, मान लो ये पोस्ट पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम है ना, यहाँ पे हम कोई पोस्ट सर्विस है, ये ना इंस्टाग्राम की जो है मेन बिजनेस लॉजिक सर्विस है। ठीक है, बिजनेस लॉजिक लेयर है। अब ये सर्विस लेयर हो सकता है कि भाई किसी मेन सर्वर पे होस्टेड हो। ठीक है, और हो सकता है कि ये बहुत बिजी हो। हम तो इसके लिए हम क्या चाहेंगे, इसके लिए हम ये चाहेंगे इसकी अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहे, इसकी अवेलेबिलिटी हमेशा बनी रहे। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि भाई इस पे ना कम से कम लोड जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या चाहेंगे, उसके लिए हम कम चाहेंगे अनवांटेड रिक्वेस्ट जो है वो इस पे आए ही ना कम्प्लीटली। तो उसके लिए हमने क्या करा, उसके लिए ना हमने बीच में एक मिडलवेयर बिठा दिया और उसको बोलेंगे कि भाई अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो तेरे से होकर आएगी, अगर तू उसको अप्रूव करेगा तभी भेजियो, वरना वहीं से रिजेक्ट कर दियो। समझ रहे हो? और तुम ही सोचो कि एक यूज़र है, अब जैसे कि मैंने यहाँ पे JWT टोकन है, अब हर यूज़र हर हर रिक्वेस्ट के साथ JWT टोकन वो भेजेगा। अब हर उसमें तुम्हें उसको बार बार क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बार बार ऑथेंटिकेट करना पड़े। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सर्विस है, पोस्ट सर्विस है, क्या पता तुम्हारे पास कुछ और भी सर्विस हो, 10 सर्विस हो इंस्टाग्राम के पास। ठीक है, अब वो 10 की 10 सर्विस में ये एक ही तरह का फंक्शन जो हम JWT वेरीफाई करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम JWT वेरीफाई करने के लिए यूज़ करेंगे उसका भी तो कुछ बेसिकली कोई ना कोई तो कोड होगा ही। अब वो कोड हम 10 की 10 सर्विस में जाकर लिखेंगे तो वो तो भाई रिपीट हो गया। और हम कभी हमेशा ना प्रोग्रामिंग में एक कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, वोरा। एक मिनट, वोरा नहीं, हाँ, डोंट रिपीट योर सेल्फ। ठीक है, हम प्रोग्रामिंग में हमेशा ये एक प्रिंसिपल फॉलो करते हैं, डोंट रिपीट योर सेल्फ। समझ रहे हो? DRY, DRY क्या, डोंट रिपीट योर सेल्फ। समझ रहे हो? DRY प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। ठीक है, तो अब ये सेम कोड 10 सर्विस में जाके लिखना तो भाई DRY प्रिंसिपल को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो इसलिए एक रीज़न ये भी है मिडलवेयर्स का। समझ गए? इसके बाद हम चलते हैं, इसके इसमें काफ़ी सारे एग्जांपल हैं, तुम जब जब पढ़ोगे वो तुम्हें अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद लास्ट चीज़ है रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट। अब रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट क्या होता है? रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट बेसिकली अगर मैं तुम्हें समझाऊँ तो जब भी हमारे पास कोई रिक्वेस्ट आती है क्लाइंट से सर्वर तक। ठीक है, यहाँ पे तुम पढ़ो चलो। द रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट इज अ मैकेनिज्म फॉर पासिंग रिक्वेस्ट स्कोप्ड डाटा थ्रू द एंटायर कॉल स्टैक विदाउट प्रॉप डीलिंग। अब इसका मतलब क्या है भाई? चलो अब आगे देखते हैं। चलो अब एक मिनट, इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ, ठीक है, एक मिनट।
तो अब रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट होता क्या है? रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट अगर मैं समझाऊं तो रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट ना बेसिकली एक तरह से तुम ना मेमोरी समझ सकते हो। एक तरह से किसी की भी मेमोरी या फिर किसी भी रिक्वेस्ट का सार, समझ रहे हो? या फिर किसी भी रिक्वेस्ट की डिटेल्स। ठीक है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें समझाऊं यहाँ पे रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट, तो सबसे पहले मान लो एक यूज़र है जो भी कुछ पोस्ट करना चाहता है, मान लो। तो पोस्ट करने के लिए वो बॉडी में अपनी कैप्शन इमेज भेजेगा और साथ में वो JWT टोकन भेजेगा। ठीक है, वो मिडलवेयर पे आएगा, मिडलवेयर फिर JWT टोकन वेरीफाई करेगा। अगर ये JWT टोकन सही होगा तो वो उसको आगे भेज देगा। अब तुम यहाँ देखना, ये वेरिफिकेशन वाला काम जो है ना, JWT टोकन वेरिफिकेशन वाला काम जो है वो चीज़ हो चुकी है। समझ रहे हो? वो चीज़ हो चुकी है इस केस में। अब मान लो उसने ना कुछ एक चीज़ पोस्ट की। ठीक है, कोई चीज़ पोस्ट की। अब पोस्ट के बाद तुम्हें हो सकता है कि तुम्हें ना एक सर्विस और निकालनी पड़े, नोटिफिकेशन सर्विस। समझ रहे हो? ये मतलब ये हो सब एक ही रिक्वेस्ट के अंदर रहा है। ये हो सब एक ही रिक्वेस्ट के अंदर रहा है। क्योंकि तुम ही सोचो ना कि भाई, अब मैंने जैसे कि पिछले एग्जांपल में दिखाया था कि जब हम प्लेस ऑर्डर करते हैं तो उसमें हमें कितनी सारी चीज़ें एक साथ कोऑर्डिनेट करनी पड़ती है। तो यहाँ भी अब मान लो कोई पोस्ट करना चाहता है तो उसके पोस्ट करने के बाद ना इसको इंस्टाग्राम को नोटिफिकेशन सर्विस भी यूज़ करनी पड़े। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन वाला काम तो हो गया। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई कि जब मैं नोटिफिकेशन सर्विस यूज़ करूँगा तो मेरे को दोबारा से मिडलवेयर के पास जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भाई मेरे को दोबारा से क्या बोलते हैं, इस टोकन को वेरीफाई कर। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई ये टोटल रिक्वेस्ट तो एक ही है ना। ये टोटल रिक्वेस्ट तो एक ही है। समझ रहे हो? अब यहाँ पे इसने यहाँ पे वेरिफिकेशन वाला काम हो गया, तो अब ये इस वाले स्टेप में, ये जो पोस्ट सर्विस वाला स्टेप है, इस वाले स्टेप में हमारे पास जो यूज़र की ना इंफॉर्मेशन है वो हमारे पास ऐसी स्टेट है जिसमें हम यूज़र को ना पहचानते हैं। ठीक है, हम यूज़र को पहचानते हैं। तो ये ये चीज़ जो पूरी हो गई, मतलब यूज़र की आइडेंटिटी ये एक तरह से रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट हो गई। समझ रहे हो? अब ये चीज़ हमें ना नेक्स्ट आगे पास करनी है ताकि ये वाली सर्विस भी, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था, फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हर सर्वर जो है हो सकता है अलग अलग जगह होस्टेड हो। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक ही सर्वर के ऊपर हमारी सारी सर्विसेज हो डिप्लॉयड हो। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि अलग अलग हो। तो उस केस में होगा कि भाई अब इस रिक्वेस्ट तो एक ही है लेकिन सर्विसेज अलग अलग जगह पर हैं, तो हम इन सब में कोऑर्डिनेशन हो सके, क्या हो सके, इन सब में ना कोऑर्डिनेशन हो सके, उसके लिए हम एक चीज़ होती है रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट। समझ रहे हो? एक चीज़ होती है रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट। ये रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट हम पास ऑन कर देते हैं अलग दूसरी सर्विस में। ठीक है, यहाँ पे तुम रीड करो क्या है। और ठीक है, अब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। चलो, द कंटेक्स्ट इज क्रिएटेड व्हेन अ रिक्वेस्ट अराइव्स एंड डिस्ट्रॉयड व्हेन द रिस्पॉन्स इज सेंट। ईच कंकरेंट रिक्वेस्ट हैज़ इट्स ओन आइसोलेटेड कंटेक्स्ट। ओके, तो जैसा मैंने तुम्हें बताया, देखो वही इसका मतलब क्या है। मैंने जैसे कि बताया कि हर रिक्वेस्ट के साथ एक नया कंटेक्स्ट बनेगा, सबसे पहली बात है। ठीक है, और जैसे ही रिस्पॉन्स भेज देंगे हम, तो उसके बाद ये कंटेक्स्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा अपने आप। समझ रहे हो? ये अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, और हर कंटेक्स्ट एक दूसरे से आइसोलेटेड होगा। समझ रहे हो?
और हम एक सर्विस से दूसरी सर्विस में पास ऑन कर सकते हैं। और इसके यूज़ केसेस देख सकते हो, जैसे कि मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया कि यूज़र की आइडेंटिटी, उसी तरीके से यहाँ पे रिक्वेस्ट आईडी इसने यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल दे रखा है, ठीक है। और एक चीज़ और होती है कैंसिलेशन और टाइम आउट्स। तो इसका अगर मैं समझाऊँ तो जैसे कि मान लो तुम ना तुम्हारी ना कोई सर्विस रन कर रही है, ठीक है। और वो सर्विस रन कर रही है, या फिर कोई ना वो रन हो रही है अभी सर्वर पे। और क्लाइंट ने ना मतलब बीच में ही ना उसको मान लो कैंसिल कर दिया, ठीक है, किसी रीज़न से, या फिर विंडो क्लोज कर दी, कुछ भी रीज़न से वो क्लोज हो गई, ठीक है। अब जब ये रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट हमारे पास होगा ना, रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट का ये फ़ायदा है कि अब वो वेब सर्वर पर जाकर, मतलब सर्वर पर जाकर उस कंटेक्स्ट की मदद से वो इमीडिएटली वो ऑपरेशन जाके रोक सकता है, ठीक है। अब तुम मान लो अगर रिस्पॉन्स कंटेक्स्ट सॉरी रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट नहीं होता, ठीक है, तो यूज़र ने एक एक बार कोई चीज़ इनिशिएट कर दी और यूज़र ने बीच में कैंसिल कर दी, या फिर यूज़र ने किसी रीज़न से उसका विंडो क्लोज हो गया, कुछ भी रीज़न से, समझ रहे हो। लेकिन अब वो तुम्हें पता ही नहीं है सर्वर पे कि भाई ये चीज़ तो कैंसिल हो गई, तेरे को ये आगे परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो उस केस में तो वो पूरा रन होगा, ठीक है। वो उस केस में पूरा रन होगा, वो वेस्टेज ऑफ रिसोर्स है, ठीक है। और ऐसी डेडलाइंस, यू कैन अटैच डेडलाइन टू कंटेक्स्ट। जैसे कि अगर मैं समझाऊँ तो कोई भी रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट है, उसको ना तुम उसको ना डेडलाइन दे सकते हो कि मतलब एक तरीके से एक्सपायर दे सकते हो, एक्सपायरी डेट दे सकते हो कि भाई आपको इतने टाइम तक रहना है, इसके बाद यूज़र को दोबारा से लॉगिन करना पड़ जाएगा या फिर दोबारा से रिक्वेस्ट इनिशिएट करनी पड़ जाएगी, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें अभी एडवांस्ड हैं, ठीक है। और जब तुम किसी अच्छे फीचर पे काम करोगे तब ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।